हेलो दोस्तों। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हम पहले एच पी जी के कुछ ही क्वेश्चन है इसमें, ये हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। लेकिन जो मेरा पहला वीडियो था उसमें कुछ वॉइस की प्रॉब्लम थी, क्लियरिटी नहीं है। तो हम जल्दी जल्दी इनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्टैटिक जीके है इंडिया का, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से महात्मा गांधी पे जो भी है आप देख लेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है प्रति व्यक्ति, तो 123, मतलब 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 40 का 41 देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश बिकम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर, तो पार्ट सी स्टेट बना था 1951 में। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल जो है यूनियन टेरिटरी कब बना था, तो 1 नवंबर 1956 को। जबकि 18 दिसंबर 1970 को द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड द न्यू स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 25 जनवरी 1971। और ये 18वां राज्य बना था हिमाचल 25 जनवरी 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार हिमाचल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप जानते हैं ऑप्शन सी राइट आंसर है, लाहौल स्पीति। इसका एरिया है 13,833 स्क्वायर किलोमीटर, और जो परसेंटेज में देखा जाए तो लगभग 24.85% है हिमाचल के टोटल एरिया का। और सबसे छोटा आप जानते हैं हिमरपुर, जिसका एरिया है 1118, यानी 1118 स्क्वायर किलोमीटर। और इसका जो परसेंटेज है वो है लगभग 2% टोटल जो एरिया है हिमाचल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देहर हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। देहर जो है ब्यास की सहायक नदी है, और ये जो है कांगड़ा में इसमें मिलती है। कांगड़ा में और जो नदियाँ ब्यास में मिलती हैं उसमें है देहर आ गया, गज, बिनबा, बाणगंगा, न्यूगढ़, ये अन्य नदियाँ हैं जो कि कांगड़ा में मिलती हैं ब्यास में। नेक्स्ट है, रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आप सभी जानते होंगे जो रूपा घाटी है, ऑप्शन ए राइट आंसर, जिला किन्नौर में स्थित है। इसके अलावा मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि रूपा घाटी और रूपी वैली में आप कंफ्यूज मत होइएगा। रूपी घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में स्थित है, जबकि रूपा घाटी किन्नौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के कहलूर डोमिनियन की प्रथम राजधानी किस स्थान पर थी, तो जो कहलूर की पहली राजधानी थी वो थी ऑप्शन सी राइट आंसर, नैना देवी में। तो कहा जाता है कि बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट, बिलासपुर गेजेटियर और गणेश सिंह की पुस्तक चंद्रवंश विलास और शशिवंश विनोद से पुष्टि होती है कि केलूर की स्थापना जो थी बीरचंद ने 697 यानी 697 ईस्वी में की थी। जबकि एक और लेखक हैं डॉक्टर हचिसन, उनके अनुसार जो उनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट, उसके अनुसार जो है बीरचंद ने की थी बिलासपुर की स्थापना, लेकिन ये की थी 900 ईस्वी में। और एक अन्य कहानी जो है उसमें कहा जाता है कि इसका नाम, इस रियासत का नाम कहलूर इसलिए पड़ा क्योंकि बीरचंद के बाद कोई राजा हुए, मतलब 1890 से 930 ईस्वी में, तो इनका नाम था राजा कलह चंद। और इन्होंने क्या किया कि एक किला बनवाया जो कि फेमस हुआ कहलूर के नाम से, क्योंकि इनका नाम कलह चंद था, तो इनके किले का नाम कहलूर पड़ा। और उसी के बाद जो था इस रियासत का नाम कहलूर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की जसवां रियासत का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक ऑप्शन ए राइट आंसर, उमेद सिंह यहाँ पे बताया गया जसवां का। जसवां रियासत की स्थापना तो जो थी एक कटोच वंश शासक थे पूर्णचंद ने 1170 ईस्वी में की थी। मुगलों के पतन के बाद जो था ये रियासत, जसवां रियासत जो थी सिखों के अधीन हो गई थी। और उसके बाद 1786 में कांगड़ा के राजा संसार चंद ने इनको अपने ऐसी अन्य शाखाओं को एक छत्र पर जो था एक छत्र अधिकार कर लिया था, मतलब अपने कब्जे में कर लिया था। नेक्स्ट है, सुबाथू किस वर्ष स्थापित किया गया, तो सुबाथू हुआ तो ऑप्शन बी राइट आंसर 1841। तो ऑप्शन बी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारा एच के ख़त्म हो गया पार्ट।
जो कुछ बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे महात्मा गांधी जी से के ऊपर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर आप अलाइड का एग्ज़ाम देंगे तो आपको 9 से 10 क्वेश्चन जो है महात्मा गांधी पर मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया था। ये जो आंसर यहाँ पे बताए गए हैं वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही टिक किए गए हैं। देख सकते हैं आप, महात्मा गांधी ने कहाँ सत्याग्रह की खोज की तथा उनका सर्वप्रथम उपयोग राजनीतिक संघर्ष की तकनीक के रूप में किया। तो दक्षिण अफ्रीका में की थी सत्याग्रह की खोज। दक्षिण अफ्रीका में 1906 में गांधी ने सर्वप्रथम जो था रंग भेद के खिलाफ तो सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सांप्रदायिक समन्वय का प्रमुख आधार स्तंभ है। तो ऑप्शन सी सर्वधर्म समभाव राइट आंसर है इसका। जो ये हिंद स्वराज पुस्तक थी ये गांधी जी ने पहले गुजराती में लिखी थी। तो ये वर्ष 1909 में लिखी गई थी दक्षिण अफ्रीका में ही। मतलब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जब गांधी जी जा रहे थे तब उन्होंने यात्रा के समय ही एक ये लघु पुस्तिका थी ये हिंद स्वराज ये लिखी थी। सबसे पहले ये इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई जो कि गांधी जी ने ही साउथ अफ्रीका में पब्लिश किया था 1903 में। इसके बाद इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित होने के बाद अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि यह जो पुस्तक है हिंद स्वराज ये राजद्रोह घोषित सामग्री है इसमें। इसके बाद गांधी ने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया ताकि समझाया जा सके अंग्रेजों को कि ये राजद्रोह वाली सामग्री इसमें कोई भी नहीं है। तो इसके बाद जो है 21 दिसंबर 1938 पर जो था इस पे बैन हटाया गया हिंद स्वराज पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि किस पत्रिका का संपादन गांधी ने नहीं किया था। तो इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर 1903 गांधी ने किया था। यंग इंडिया जो है ये यंग इंडिया 1919 में एक अंग्रेजी अखबार था, ये साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार था। और इसके अलावा जो हरिजन था, हरिजन एक साप्ताहिक पत्रिका थी ये भी, और ये 1932 मतलब 23 फरवरी 1932 को ये लॉन्च की गई थी, प्रकाशित की गई थी गांधी जी के संरक्षण में ही। जो न्यू इंडिया है एनी बेसेंट द्वारा न्यू इंडिया प्रकाशित की जाती थी। 135 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध 1932 में महात्मा गांधी ने आमरण उपवास आरंभ किया था। तो दलित वर्गों को मिले पृथक निर्वाचन मंडल में। एक्चुअली क्या हुआ था, अंग्रेजों ने जो था 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित कॉमनल अवार्ड में दलितों को पृथक निर्वाचन का स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार दिया था। तो इससे ऐसा हो गया कि जो वो मतलब दलित वर्ग था वो एक तरह से अलग हो गया स्वर्ण वर्ग से। तो गांधी जी को ये चीज़ पसंद नहीं है अंग्रेजों की। तो उन्होंने क्या दिया कि इस अवार्ड के विरुद्ध, उक्त अवार्ड ये जो बताया गया है कॉमनल अवार्ड, इसके विरुद्ध जो था घोषणा की कि वो यरवदा जेल, जिसको हम पूना जेल भी बोलते हैं, 18 अगस्त 1932 को, कि वो जो है 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन पर बैठेंगे इसके विरुद्ध। यानी दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन जो मिला है उसके विरुद्ध। तो फिर इसी के बाद 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट जो गांधी अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ था, साइन हुआ था पूना जेल में ही। उसके बाद गांधी ने 6 दिन बाद आमरण अनशन तोड़ा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 136। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक संगठन के अधीन महात्मा गांधी ने 1919 में रॉलेट विधेयक के विरोध में आंदोलन छेड़ा था। तो जो रॉलेट विधेयक के विरोध में 1919 में आंदोलन हुआ था वो हुआ था सत्याग्रह सभा के अंतर्गत अधीन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना जो थी फरवरी 1919 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय किया गया गांधी जी के रचनात्मक कार्य का निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग नहीं था। तो श्रमिक संघों का निर्माण। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। राष्ट्रीय शिक्षा
हिंदू मुसलमान एकता अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष ये गांधी जी ने किए थे। 138 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन में महात्मा गांधी ने भारत के लोगों को करो या मरो का नारा दिया? तो करो या मरो का नारा जो था भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो आप जानते हैं कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था और 1 अगस्त को इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, में तिलक दिवस मनाया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे, 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस प्रयागराज इलाहाबाद में मनाया गया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई में हुई थी और इसमें भारत छोड़ो आंदोलन को के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन को हम दूसरे नाम है इसका अगस्त क्रांति, और यह 9 अगस्त 1942 को जो था गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में प्रारंभ हुआ था। 139 है, इसमें लिखा है ये किसका कथन है कि राम राज्य से मेरा तात्पर्य हिंदू राज से नहीं, राम राज्य से मेरा मतलब है दिव्य राज, ईश्वर का राज्य, मेरे लिए राम और रहीम एक देवता है। ये किसने कहा था? ऑप्शन बी राइट आंसर, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में किस एक घटना से गांधी जी के अधीन सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो जो नमक सत्याग्रह है उसके अधीन जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन आप जानते होंगे 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष किस वंश के शासक थे? 141 का राइट आंसर है राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी। 142 है नय नार तथा अलवार कौन या क्या थे? तो नय नार तथा अलवार जो थे दक्षिण भारत के लोकप्रिय संत थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है उत्तर भारत की प्राचीन मध्यकाल की मंदिर स्थापत्य कला की शैली क्या कहलाती है? तो नागर शैली में प्राचीन और मध्यकाल में जो उत्तर भारत में मंदिर बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो ऑप्शन सी देख सकते हैं आप, हमीबुद्दीन नागौरी राइट आंसर है इसका। 145 है, प्रसिद्ध शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में, जो कि बिहार में है, वहाँ पर स्थित है, सासाराम बिहार। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस एक शासक ने सुलह एक कुल की नीति प्रतिपादित की? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, अकबर ने जो था सुलह एक कुल की नीति प्रतिपादित की। और अकबर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबरनामा किसने लिखा था? राइट आंसर होता है अबू फजल। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने गोल गुंबज का निर्माण करवाया था? तो आदिल शाह, ऑप्शन ए राइट आंसर है। आप जानते होंगे गोल गुंबज जो है बीजापुर, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है, और गोल गुंबज का जो निर्माण आरंभ हुआ था 1626 ईस्वी से 1656 ईस्वी तक हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वेदांत दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को समाहित करता है? तो इसका नाम है बादरायण का ब्रह्मसूत्र। ऑप्शन ए राइट आंसर। आप फिर से पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। बुद्ध की प्रसिद्ध जीवनी बुद्ध चरित्र किसने लिखी? तो अश्वघोष जो है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, बुद्ध चरित्र लिखी थी अश्वघोष ने। इसके अलावा हम बुद्ध जी के बारे में कुछ और जानते हैं। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म जो था क्षत्रिय परिवार में 563 ईसा पूर्व हुआ था, और ये परिवार था शाका क्षत्रिय परिवार। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश जो था वो दिया था सारनाथ, जो कि बनारस में है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध को जो था 35 वर्ष की आयु में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है जागृत और प्रबुद्धता। गौतम बुद्ध का जन्म जो था लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। लुम्बिनी जो है नेपाल में स्थित है, और इनकी मृत्यु जो थी कुशीनगर में हुई थी 483 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है भगवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्सन ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है, चार्ल्स विल्सन।
151 1857 में किस दिन मेरठ में ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाही ने अपने यूरोपीय अफसरों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसके पश्चात 1857 के विरोध का विप्लवन उत्पन्न हुआ? तो 10 मई को किया था 1857 को ये विद्रोह। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 152 देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसे 1858 के बाद वॉइस राय भी कहा जाता था? तो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको 1858 के बाद जो था वॉइस राय कहा जाने लगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के अधीन विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के समय, जो कि 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। डलहौजी के इस समय जो थे, जो सुधार हुए इसमें प्रमुख थे सामाजिक सुधार, व्यावसायिक सुधार, सिंचाई की व्यवस्था, सैनिक सुधार, सार्वजनिक निर्माण कार्य, शिक्षा संबंधी सुधार, रेल तार तथा डाक की स्थापना। तो सामाजिक सुधार में ही आता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित करवाया था। किसने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1936 में की थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना। 155 देख लेते हैं। अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1920 जो है राइट आंसर है। 156 है भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो 1878 में हुआ। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के नाम से। 157 देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसे ब्रिटिश भारत में भारतीय शिक्षा के विकास का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। 1854 का सर चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र जो है उसे भारतीय शिक्षा के विकास का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट है 158 देख लेते हैं। भारतीय शाही नौसेना के नाविकों का विद्रोह कब हुआ? तो शाही नौसेना के नाविकों ने वर्ष 1946 में विद्रोह किया था। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1945 का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो सितंबर 1945 में जो नई सरकार बनी थी ब्रिटेन में, उसने जो था भारतीयों के लिए संविधान बनाने की, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का विचार किया था। तो इसके लिए उन्होंने 1945 में कैबिनेट मिशन लाने के बारे में सोचा था। उस समय जो भारत का वाइसरॉय था वो था लॉर्ड वेवल। तो 16 मई 1946 को जो था कैबिनेट मिशन प्लान का ये जो कमेटी थी ये भारत पहुंची थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है हमसे निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार जो है द्वैध शासन प्रणाली आरंभ हुई थी। तो आप और हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, उसने जो था वो जो 1919 में अधिनियम आया था उसमें द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया था। मतलब ये भी एक प्रावधान था कि 1935 में द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर दिया जाए। 171 देख लेते हैं। खगोल विदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में कुल कितनी आकाशगंगाएं? ऑप्शन ए राइट आंसर 100 बिलियन। तो बिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 100 के आगे 10 लाख मतलब 6 जीरो और लगा लीजिए आप। 172 निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति। बृहस्पति राइट आंसर है। इसके 67 जो हैं सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और आपको पता है पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। नेक्स्ट देख लेते हैं 173। क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। बृहस्पति और शनि के बीच जो भी ग्रह हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो आप सारी स्टेटमेंटें पढ़ सकते हैं। जो ऑप्शन सी है वो सही नहीं है, बाकी ए बी और डी राइट स्टेटमेंटें हैं। उल्कापिंड को टूटता तारा कहते हैं। उल्कापिंड जब जलवायु में प्रवेश करते हैं तो चमकीले बन जाते हैं। उल्कापिंड बहुत तेज गति से अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। 175 देख लेते हैं। अगर 45 डिग्री पूर्व में समय 4:30 बजे है तो 45 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा? तो राइट आंसर प्रातः 10 बजे। किसने कहा था मुझे तथ्य दो मैं इससे दुनिया का निर्माण करूंगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर कांट। इनका पूरा नाम था इमैनुअल कांट, जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक, नीतिशास्त्री एवं दार्शनिक थे।
1724 से 1804, मतलब 1724 में इनका जन्म हुआ था, 1804 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है आधार तल की संकल्पना किससे विकसित है? ऑप्शन सी पावेल, जे और जे डब्ल्यू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अगन्य चट्टान नहीं है? तो डोलोमाइट जो है अगन्य चट्टान नहीं है, ये है एक सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट है मारमरा सागर किसको जोड़ता है? तो काला सागर वो एजियन सागर को जोड़ता है, मारमरा सागर। कहीं कहीं इसको मरमारा सागर के नाम से भी जानते हैं, यह लिखा हुआ होता है। ये एक ज़मीन से घिरा हुआ सागर है और इसके लगभग चारों तरफ जो है टर्की यानी तुर्की जो है स्थित है। नेक्स्ट है पर्वतों में वलन का कारण है क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर है संपीड़न बल। 181 देख लेते हैं। एक ऐसा स्थान जहां एक भूकंप उत्पन्न होता है कहलाता है भूकंप मूल, या इंग्लिश में हम इसको फोकस भी बोलते हैं। भूकंप मूल को हम फोकस भी बोलते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी राइट आंसर, नई दिल्ली में। और इनका जो मोटो है वो है आपदा प्रतिरोधी भारत, आपदा मुक्त भारत। 1995 में 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इसमें पूछा गया है डिजास्टर यानी आपदा शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर, फ्रेंच भाषा से। प्राकृतिक आपदा की तीव्रता के रूप में जब घटना की आवृत्तियां होती हैं, ऑप्शन बी कमी। इसको मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ आपके लिए। एज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेचुरल डिजास्टर वेयर एज देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस डिक्रीजेज, मतलब उसमें कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया? वर्ष 2005 में। और आपदा प्रबंधन योजना जो है बहुस्तरीय है। इसमें बाढ़, तूफान, आग, उपयोगिताओं की व्यापक विफलता, रोग और सूखे के तेजी से फैलने जैसे मुद्दों को संबोधित करने की योजना है। 186 है सुनामी डैश डैश द्वारा उत्पन्न लहरें हैं। तो पानी के नीचे भूस्खलन, भूकंप और ज्वालामुखी ये विस्फोट जो है ये सुनामी किसी से भी आ सकती है। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन डी राइट आंसर, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन सभी जो हैं प्राकृतिक आपदा हैं। कितने प्रतिशत भारतीय भूभाग पर भूकंप की संभावना है? तो लगभग 59% जो भूभाग है भारत का, उस पर भूकंप की संभावना हमेशा बनी रहती है। शक्तिशाली सुनामी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो शक्तिशाली सुनामी जो है भूकंप के द्वारा ही उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी राइट, भूस्खलन किसके कारण होता है? 190 का ऑप्शन डी है, वर्षा की तीव्रता, खड़ी ढलान और वनों की कटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो प्रसिद्ध बुक जिसने डीडीटी के प्रयोग तथा कीटनाशकों के अध्ययन पर प्रश्न खड़ा किया था, उसका नाम था द साइलेंट स्प्रिंग। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसके ऑथर थे रेचल कार्सन और ये 27 सितंबर 1962 को प्रकाशित की गई थी। द साइलेंट स्प्रिंग। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है और ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। कल भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था कि जैसे रामसर वेटलैंड साइट्स होती हैं या नेशनल वेटलैंड साइट्स होती हैं। जो रामसर वेटलैंड साइट्स हैं जो 1971 में 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड कन्वेंशन रामसर कन्वेंशन को साइन किया गया था। रामसर जो है ईरान में एक शहर है, यहाँ पर ये कन्वेंशन हुई थी। तो तभी से 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। तो इसके अलावा हमने कल पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर वेटलैंड साइट हैं जबकि 2 नेशनल वेटलैंड साइट हैं। तो 2 नेशनल वेटलैंड साइट है रिवाल्सर और खजियार, इसके अलावा 3 रामसर वेटलैंड साइट हिमाचल में है। वो है पौंग डैम लेक कांगड़ा में, चंद्रताल लाहौल स्पीति में, रेणुका सिरमौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 193। इसमें पूछा गया है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष मंजूरी दी गई? तो 1972 राइट आंसर। जीपीएस का विस्तृत रूप है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हवा इनमें से किसके अंतर के कारण बहती है? तो तापमान में जब अंतर आता है तो हवा बहती है। 196 देख लेते हैं। निम्न में से कौन अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से तूफान जो है अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है।
एक परमाणु बम से भी ज़्यादा, एक हाइड्रोजन बम से भी ज़्यादा। तो 196 देख लेते हैं। एनजीटी का विस्तृत रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है वो 2010 में आया था, मतलब एनजीटी की स्थापना इस एक्ट के अंतर्गत ही की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि 198 प्लास्टिक जलाने पर कौन सी हानिकारक गैस निकलती है। तो ऑप्शन ए डाइऑक्सिन्स गैसें जो है निकलती हैं प्लास्टिक जलाने पे। निम्नलिखित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में से किसको साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है। तो शोर जिसका इंग्लिश नेम है नॉइज, उसको हम साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं समझें तो साइलेंट किलर जो है 21st सेंचुरी में हुआ शोर यानी नॉइज़ पॉल्यूशन को जो है इनमें से साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसको देख लेते हैं। भारत में मैन एंड बायोस्फीयर MAB कमेटी द्वारा चिन्हित प्रमुख जीवमंडलों की संख्या है। तो प्रेजेंटली मैं गूगल पे ढूंढ पा रहा हूँ, तो इसमें 18 दिया गया है। तो हो सकता है ये बड़े हों, या जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है मैन एंड आंसर की के हिसाब से 13 है। हो सकता है ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये 2017-18 का है, तो शायद इंक्रीज़ होके अभी ये 18 होंगे। आप गूगल करेंगे तो आपको 18 ही इसका राइट आंसर मिलेगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।